हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंस स्पेशल का एक और टॉपिक जो कि है कुछ महत्वपूर्ण गैसों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नोबेल गैस के बारे में, जिसमें जो नोबेल गैसेज हैं हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन और जीनान और रेडान, ये जो जितनी भी नोबेल गैसेस थी सभी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और उनके जो यूज है, जो उनके उपयोग हैं, उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था हमने कल की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। टीयर गैस क्या होती है, सीएनजी, मीथेन, एलपीजी और एथिलीन और एसिटिलीन गैस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे इनका यूज कहाँ पर किया जाता है और कौन कौन सी गैसें शामिल होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं आज का पहला टॉपिक जो कि है ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस किसे कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसें होती हैं जो सूर्य के ताप को वापस वायुमंडल में नहीं जाने देती। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको हम भूगोल में पढ़ते हैं डिटेल में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है इसके बारे में। जैसे मान लीजिए ये है सन, तो क्या होता है, सन की जो रेज होती है वो पृथ्वी पर आती है, जिसमें क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है और इंफ्रारेड रेज होती है, यानी कि अवरक्त किरणें भी होती हैं और अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं। तो क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं ये ऑब्जर्व कर ली जाती हैं ओजोन लेयर के द्वारा, यानी ओजोन लेयर इन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और जो ताप होता है वो हमारी पृथ्वी पर आता है। और फिर जब ये ताप वापस जाता है तो यहाँ पर एक गैसों का आवरण बना रहता है जो इस ताप को वापस वायुमंडल में नहीं जाने देता, जिससे यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है और यही कारण बनता है ग्लोबल वार्मिंग का। तो हम ये कह सकते हैं कि दोज गैसेज व्हिच पासेज शॉर्ट वेव्स बट एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव्स आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो गैसें शॉर्ट वेव्स है उसको तो जाने देती हैं, लेकिन जो लॉन्ग वेव्स हैं यानी जो लंबी तरंग दैर्घ्य की जो किरणें हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है और यही कारण बनता है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसी गैसें जो शॉर्ट वेव्स को तो जाने देती हैं बट लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और इसमें कई सारी गैसेज आती हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। तो एक क्रम से हम एक तरफ से सभी को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है वाटर वेप्योर। वाटर वेप्योर क्या होता है? ये है जल वाष्प। तो जल वाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैसेस है, यानी जल वाष्प भी जो ताप है जो वापस इसको सूर्य ताप को वापस वायुमंडल में नहीं जाने देता। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो गैस आती है वो है CO2। फिर थर्ड नंबर पर मीथेन, ये भी एक ग्रीन हाउस गैसेस है। उसके बाद NO2 जिसे हास्य गैस भी कहा जाता है, यानी लॉफिंग गैस होती है NO2, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस है। उसके बाद 5 नंबर पर है ओजोन। ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। और उसके बाद CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी एक ग्रीन हाउस गैसेज है। तो ये एक क्रम है, ये ऐसे ही यहाँ पर नहीं लिखा गया, ये एक क्रम है, क्योंकि आगे जब हम भी क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कि जो यानी अगर हमको दो ऑप्शन में दिए गए हैं, दो ग्रीन हाउसेस गैसेस अगर हमको ऑप्शन में दी गई हैं तो हम उसको वरीयता देंगे जो यहाँ पर इस क्रम में सबसे, यानी इस क्रम में जो ऊपर होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। अभी हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस के माध्यम से किस प्रकार से ऑप्शन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो CFC गैस है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका यूज किया जाता है AC में पहले किया जाता था। AC में पहले CFC का यूज किया जाता था, लेकिन जब ये देखा गया कि ये कारण बनता है ग्लोबल वार्मिंग का, तो फिर इसकी जगह HCFC का यूज किया जाने लगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। यानी अब AC में HCFC गैस का प्रयोग किया जाता है, ना कि CFC गैस का। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। 2 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे। तो इनमें हम वही देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए CFC, अभी हमने पढ़ा ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट, तो वहाँ पर CFC शामिल था, यानी CFC एक ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि हमने लिस्ट में ऑक्सीजन नहीं पढ़ा है, यानी ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड एक पढ़ा था हमने NO2, ये एक ग्रीन हाउस गैसेज है। और उसके बाद ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैसेज है। 3 यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जबकि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा।
बी आंसर यहाँ पर सही होगा। तो इस प्रकार से आपको सभी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो फिर अगर आपको वो चीज़ें नहीं याद है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव्स। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दूसरी टाइप से पूछा गया है, बट क्वेश्चन वही है कि कौन सी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि हमने क्या बताया था अभी आपको डिफिनीशन हमने बताया था, दोज गैसेज विच पासेज शॉर्ट वेव्स बट एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव्स आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। यानी वो गैसें जो लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं उन्हें ही हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सी गैस है जो लॉन्ग वेव को ऑब्जर्व करती है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा CFC और उसके बाद ओजोन भी मिलेगा, आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा। ऑक्सीजन तो ग्रीन हाउस गैस है ही नहीं, तो ये पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए 3 पर हमको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, CFC, नाइट्रोजन, ओजोन। तो अब हम सोचेंगे कि कौन सा यहाँ पर हम ऑप्शन लगाएं कि जो ये गैस है वो लॉन्ग वेव्स को ऑब्जर्व करेगी। देखिए यहीं पर बात आती है उस क्रम की जो अभी हमने आपको क्रम बताया था कि सबसे पहले वाटर वेपर, CO2, मीथेन, NO2, ओजोन और CFC। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ओजोन भी है, CFC भी है, तो यहाँ पर हम ओजोन ऑप्शन टिक करेंगे, ना कि CFC, क्योंकि ओजोन इस क्रम में ऊपर है, तो इसीलिए ये ज़्यादा प्रभावी ग्रीन हाउस गैस होगी ओजोन। इसीलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ओजोन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार की कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आपको याद रखने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली गैस की ओर, और अगली गैस हमारी वो है टीयर गैस। टीयर गैस यानी कि आंसू गैस, जिसका उपयोग किया जाता है जब दंगे आदि में पुलिस के द्वारा इस गैस को छोड़ा जाता है, जिससे जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि टीयर गैस में कौन कौन से तत्व होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें मिला हुआ होता है क्लोरोपिक्रिन, ये तत्व इसमें मिला हुआ होता है, साथ ही साथ एक्रोलीन, ये भी इसमें मिला होता है। तो ये साइंस के यानी केमिस्ट्री के वर्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ आपको लगेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी है। उसके बाद क्लोरोएसिटोफिनोन, ये भी इसमें मिला हुआ होता है, और उसके साथ ही साथ फॉस्जीन भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ COCl2 भी आपको इसमें मिलेगी, जो कि एक जहरीली गैस है, जो कि एक जहरीली गैस होती है। और टीयर गैस में जो मात्रा है वो क्लोरीन इसमें आपको देखने को मिलेगा। टीयर गैस में क्लोरीन की मात्रा मिली हुई होती है, यानी इन टीयर गैस क्लोरीन इज प्रेजेंट। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपकी टीयर गैस। तो इसमें आपको याद रखना है कौन कौन से जो तत्व हैं, एलिमेंट है, वो मिले हुए होते हैं। क्लोरोपिक्रिन, एक्रोलीन, क्लोरोएसिटोफिनोन और फॉस्जीन गैस इस टीयर गैस में इनका कंपाइलेशन होता है। तो ये आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगली गैस की ओर, जो कि है CNG। तो सबसे पहले तो कई बार ये भी पूछा गया है CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो हमने पीछे पढ़ा था जब हमने पेट्रोलियम वाला चैप्टर पढ़ा था साइंस स्पेशल के अंतर्गत, तो पेट्रोलियम हमने पढ़ा था एक जगह नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी से इसका निर्माण किया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यहाँ पर, जिसे CNG कहा जाता है। और इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, यानी इसे एज अ फ्यूल यानी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को, CNG को। और इसमें मीथेन की मात्रा बहुतायत पाई जाती है, यानी मुख्यतः इसमें मीथेन ही पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, CNG में कौन सी गैस मिलती है, तो मीथेन गैस इसमें पाई जाती है। और आपने देखा भी होगा CNG का यूज किया जाता है कारों और जो बसें हो गई और कई सारे जो वाहन आते हैं उनमें CNG का ही यूज किया जाता है। और CNG का यूज ही क्यों किया जाता है, तो हमने पीछे पढ़ा था कि हम या तो पेट्रोल का यूज करेंगे या तो डीजल का यूज करेंगे। तो डीजल का यूज किया जाता है भारी वाहनों में और पेट्रोल का यूज हम करते हैं हल्के वाहनों में, कार आदि में। लेकिन पेट्रोल का जब हम दहन करते हैं तो उससे निकलती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ज़्यादा प्रदूषक है और इससे प्रदूषण काफ़ी बड़ी मात्रा में फैलता है। और डीजल के दहन से यहाँ पर SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक हैं, अम्लीय वर्षा के लिए भी उत्तरदायी हैं। इसीलिए इन दोनों के प्रयोग की अपेक्षा अगर हम CNG का प्रयोग करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज करते हैं, तो इसके दहन से हमको मिलती है CO2 और H2O।
तो H2O उतना ज़्यादा पॉल्यूटेंट नहीं है, और जो CO2 है वो पेड़ पौधों के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है और हमको ऑक्सीजन दे दी जाती है। तो इसलिए इनकी तुलना में अगर हम बात करें तो CNG से प्रदूषण कम होता है, इसीलिए इसके यूज को बढ़ावा दिया जा रहा है कि CNG के जो वाहन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, जिससे जो प्रदूषण है वो कम किया जा सके। तो इसीलिए CNG का यूज बड़े मात्रा में हमको देखने को मिलता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, और इसमें किस गैस की मात्रा होती है वो भी आपको याद रखनी है। तो इसमें मीथेन की आपको मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली गैस की ओर, और अगली गैस है LPG और डोमेस्टिक गैस, और इसके बारे में हम सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। और LPG का भी फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो ये होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये फुल फॉर्म होता है किसका? LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये जो गैस होती है LPG गैस, ये होती है ज्वलनशील, ये होती है ज्वलनशील गैस, और ये लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी जो हम सिलेंडर लाते हैं तो उसमें लिक्विड फॉर्म में ही ये जो गैस होती है वो भरी होती है। लिक्विड फॉर्म में ये गैस होती है LPG गैस, जिसका यूज़ हम कुकिंग में करते हैं, यानी अपने घर में खाना बनाने के लिए हम जिस गैस का यूज करते हैं LPG गैस का ही हम उसमें यूज करते हैं। और इसमें देख लेते हैं कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें होता है ब्यूटेन, और उसके साथ ही साथ आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। तो ये जो तत्व होते हैं ये पाए जाते हैं किसमें? LPG में। अभी हमने देखा था पीछे CNG में, तो वहाँ पर मीथेन की मात्रा हमको देखने को मिलती है, और जो LPG होती है उसमें ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन हमको इसमें मिलती है। और ये जो गैस होती है ये रंगहीन भी होती है, गंधहीन भी होती है। देखिए ये गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, लेकिन अगर गंधहीन होगी और अगर किसी सिलेंडर में लीकेज है तो हम कैसे पता लगा पाएंगे? और ये ज्वलनशील भी होती है, तो इसीलिए हमको पता ही नहीं चलेगा। जब इसमें कोई गंध ही नहीं है तो हमको पता ही नहीं चलेगा, तो फिर आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए इसमें बाद में एक एजेंट मिलाया जाता है जो कि होता है स्मेलिंग एजेंट। इसमें एक स्मेलिंग एजेंट मिलाया जाता है जिसका नाम होता है इथाइल मरकप्टेन। इथाइल मरकप्टेन को इसमें मिलाया जाता है, जिसका सूत्र होता है C2H5SH। तो ये फार्मूला होता है इथाइल मरकप्टेन का। तो इथाइल मरकप्टेन को जब मिला दिया जाता है LPG के साथ में, तो आपने देखा होगा अगर लीकेज होता है सिलेंडर में तो हमको एक गंध आती है, वो इसी की गंध होती है, इसी एजेंट की। बल्कि जो नेचुरल गैस होती है उसमें कोई भी गंध नहीं होती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि कौन सा एजेंट मिलाया जाता है उसमें गंध को लाने के लिए, LPG में गंध को लाने के लिए। अब यहाँ पर एक और गैस आती है PNG। तो PNG होती है पाइप्ड नेचुरल गैस। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये लाइक LPG ही होती है, यानी LPG की तरह होती है। लेकिन LPG में हम क्या करते हैं, हम सिलेंडर का यूज़ करते हैं, बट की जो PNG होती है इसमें सीधे पाइप के माध्यम से आपके घर में जो गैस होती है, खाना बनाने के लिए जो गैस होती है वो पहुंचाई जाती है, तो उसी को नाम दे दिया जाता है PNG। तो ये LPG की तरह ही होती है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है पाइप्ड नेचुरल गैस। तो दोनों सेम ही है, लेकिन LPG में हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं गैस सिलेंडर का, जबकि जो PNG होती है इसको पाइप के माध्यम से घरों में पहुंचाया जाता है। तो ये थी LPG के बारे में डिटेल में जानकारी। अब देखते हैं हम अगली गैस जो कि है मीथेन। तो मीथेन गैस क्या होती है? ये ग्रीन हाउस गैसेज भी हमने पीछे पढ़ा, तो ये होती है ग्रीन हाउस गैस। उसके बाद जो गोबर गैस होती है उसमें भी यूज किया जाता है किसका? मीथेन का, यानी मीथेन ही उसमें पाई जाती है। उसके बाद जो पैडी यानी जो धान के खेत होते हैं, तो मीथेन कहाँ पर पाई जाती है? दलदली इलाकों में पाई जाती है। जो धान के खेत होते हैं वहाँ पर दलदली इलाका हमको देखने को मिलता है, तो उसमें मीथेन पाई जाती है। यानी कि मार्सी एरिया जो होते हैं उसमें मीथेन पाई जाती है बड़ी मात्रा में। और जो कोल माइन होते हैं, यानी जो कोयले की खदानें होती हैं, वहाँ पर भी मीथेन हमको देखने को मिलती है। तो मीथेन देखिए इतनी जगह पाई जाती है, या एक ग्रीन हाउस गैसेस है, गोबर गैस में भी मीथेन पाई जाती है, और मार्सी एरियाज़ में भी जो मीथेन है वो हमको देखने को मिलती है। उसके साथ ही साथ कोल माइन यानी कि कोयले खदान, वहाँ पर भी हमको मीथेन मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली गैस की ओर, और अगली गैस है गोबर गैस। तो गोबर गैस में देखिए किन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो इसमें पाई जाती है मीथेन,
मीथेन के साथ ही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें मिलती है और H2 यानी हाइड्रोजन गैस भी इसमें पाई जाती है। तो 3 गैसों का मिश्रण होता है किसमें, गोबर गैस में। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगली गैस की ओर, और अगली गैस है हमारी एथिलीन और एसिटिलीन गैस। तो इन दोनों गैसों के बारे में हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इनका दोनों का थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, बाकी यूज ये एक ही चीज़ के लिए की जाती है। तो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है? तो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए, तो एक तो हम फलों को प्राकृतिक रूप से यानी खुद ही पौधे में फल पकता है, एक वो प्राकृतिक रूप हो गया, और एक हम फलों को कृत्रिम रूप से भी पकाते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। तो दोनों में हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि किस गैस का यूज करते हैं हम कृत्रिम रूप से पकाने में और किस गैस का यूज होता है प्राकृतिक रूप से जब फल पकता है। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए जो नेचुरल रूप से जब फल पकता है तो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए जिस गैस का यूज किया जाता है वो है आपकी एथिलीन गैस। एथिलीन गैस जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। C2H4 यानी एथिलीन गैस का यूज किया जाता है फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए। और बात करें अगर कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जिस गैस का यूज किया जाता है वो है आपकी एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। इसका सूत्र होता है C2H2। और एथिलीन को हम एथीन भी कहते हैं और एसिटिलीन को हम इथाइन भी कहते हैं। तो ये भी अगर नाम आते हैं तो आपको ये भी इसमें याद रखना है। और जिस पाउडर का यूज़ किया जाता है फलों को पकाने के लिए वो पाउडर किसका होता है? तो जिस पाउडर का यूज किया जाता है वो पाउडर होता है कैल्शियम कार्बाइड। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि कार्बेट लगाकर पकाया गया, तो वो कार्बेट नहीं होता, वो होता है कैल्शियम कार्बाइड जिसका फार्मूला होता है CaC2 जिसका फार्मूला होता है। तो इस पाउडर के माध्यम से भी फलों को पकाया जाता है। तो आपको याद रखना है प्राकृतिक रूप से कौन सी गैस यूज होती है, एथिलीन, और कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस यूज होती है, एसिटिलीन। तो दोनों को आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न हमको देखने को मिलता है जब कोई क्वेश्चन आता है। किस प्रकार का, आइए देखते हैं इस प्रकार का। तो देखिए ये एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें थोड़े से कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम वहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से हम एग्ज़ाम में चूज करेंगे ऑप्शन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड इन आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट। तो रिपनिंग मतलब होता है पकाना, यानी फलों को पकाने के लिए आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हमने अभी आपको बिल्कुल आपने सही बताया। अभी हमने आपको बताया है कि प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन का यूज करते हैं और कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज करते हैं। तो आप तुरंत ही तो आप सोचेंगे कि फिर इसमें क्या है, हम तो डायरेक्ट टिक कर देंगे एसिटिलीन। तो ये ऑप्शन आपका पूरी तरीके से गलत होगा। अगर आप एसिटिलीन टिक करते हैं एथिलीन के होते हुए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एथिलीन। तो आप कहेंगे कि फिर आपने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। अभी तो आपने बताया है कि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन सही है एथिलीन। तो देखिए क्या है कि जो एसिटिलीन है इसको बैन कर दिया गया है, यानी एसिटिलीन को बैन कर दिया गया है। अब एथिलीन का ही यूज किया जाता है कृत्रिम रूप से भी पकाने के लिए। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है ऑप्शन में। अगर यहाँ पर ऑप्शन में एथिलीन नहीं होता, ऑप्शन में अगर एथिलीन नहीं होता तो फिर आपका जो ऑप्शन है वो एसिटिलीन ही सही माना जाता। तो अगर देखिए एथिलीन ऑप्शन में नहीं है तो फिर एसिटिलीन सही है, और अगर एथिलीन ऑप्शन में है तो फिर आपका एसिटिलीन गलत होगा, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हो या प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए हो। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन के हिसाब से ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक था जिसमें हमने कई सारी जो हमारी गैसेस हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया, और जो कन्फ्यूजिंग इससे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया।
तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे साइंस से रिलेटेड, मोस्टली केमिस्ट्री से ही रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।